हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सतीश श्रीवास्तव। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं और वो है काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम कैटालिसिस, एंजाइम उत्प्रेरण की बल गतिकी। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना ये टॉपिक। तो देखो, अभी मैंने आपको एंजाइम मैकेनिज्म में ये बताया कि जो एंजाइम और सबस्ट्रेट है उनके स्ट्रक्चर कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, दोनों जुड़ जाते हैं। इसके बाद एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसे बोलते हैं हम एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ये अनस्टेबल होता है, फिर ये चेंज होता है एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में, और फाइनली इस तरह से एंजाइम फ्री हो जाता है और प्रोडक्ट भी अलग हो जाता है। तो इसी को बेसिक कॉन्सेप्ट लेते हुए हम इसकी काइनेटिक्स को समझेंगे। तो देखो, यहां से स्टार्ट करते हैं। अभी आपने देखा कि ये है हमारे पास एंजाइम और ये है क्या, सबस्ट्रेट। ये क्या है यहाँ पर, एंजाइम, ये क्या है, सबस्ट्रेट। ठीक है, फिर ये एक दूसरे के साथ कंबाइंड हो गए और ये जो बन गया ये है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और बाद में यहां पर ये किसमें चेंज हो जाता है, प्रोडक्ट में, और एंजाइम फ्री हो जाता है। यहां पर एक इक्विलिब्रियम स्टेट हो, जैसे K1 K2 और हम इसे क्या ले रहे हैं, K3। मतलब यहां पर ये दोनों कॉम्प्लेक्स और ये दोनों जो कंपोनेंट्स हैं ये इक्विलिब्रियम में रहते हैं, लेकिन यहां पर ये किसमें चेंज हो जाता है, फिर प्रोडक्ट में। यहां इक्विलिब्रियम नहीं है। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना, समझ गए बच्चों, मतलब हम इसे V से रिप्रेजेंट करें तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। मतलब ये जितना बनेगा तभी तो प्रोडक्ट बनेगा ना, तो जो भी रेट है वो इस पर डिपेंड करेगा। तो हम इस तरह से V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ES या V इक्वल टू K3 और हम क्या लिखेंगे, ES। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट बनने का जो रेट है वही तो क्या है, रिएक्शन रेट है। तो ये प्रोडक्ट बनने का रेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ES के। तो यहां तक बात समझ में आ गई होगी। हम इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दें। अब देखो, अगर ये हो कि जो नोट है वो ES के बराबर हो जाए, मतलब जितना एंजाइम है वो टोटल सबस्ट्रेट से जुड़ जाए। यहां पर ये जो एंजाइम है ये फ्री एंजाइम है जो सबस्ट्रेट से जुड़ रहा है। ये वो एंजाइम कंसंट्रेशन है, हम इसको इस तरह से जो टोटल एंजाइम को बता रही है कि उस उतने जो है, जहां पर भी एक बायोकेमिकल रिएक्शन चल रही है इसमें टोटल एंजाइम इतना है। तो ये जब टोटल एंजाइम इसके बराबर हो जाए ES के, मतलब है कि सारा का सारा एंजाइम कॉम्प्लेक्स में जुड़ जाए, तब उस समय जो है ना रेट, जो रिएक्शन रेट है V, वो कैसा हो जाएगा, V मैक्सिमम। जितना एंजाइम था, जितना सबस्ट्रेट को जोड़ना था जोड़ लिया, तो रिएक्शन तो मैक्सिमम रेट में पहुंच जाएगी ना। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि V मैक्सिमम इक्वल टू K3 और ऐसा लिख सकते हैं कि जब जो मैक्सिमम रेट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, टोटल एंजाइम की कंसंट्रेशन। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। मतलब ये किसी टाइम में रेट है रिएक्शन का जो कि ES की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। अगर सारा ES जो है जितना भी एंजाइम था उसके बराबर हो जाए, उसकी एक्टिव जो कंसंट्रेशन है, मतलब एक्टिव मास है, वो टोटल एंजाइम की कंसंट्रेशन के बराबर हो जाए, तो उस समय जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो मैक्सिमम रेट कहलाएगा। इससे ज्यादा अब रेट नहीं बढ़ सकता रिएक्शन का। तो हम ऐसा लिख सकते हैं। यहां तक बात समझ गए हो गया, तो यहां तक नोट कर लेना इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब देखो और आगे चलते हैं। अब हम अभी आपने देखा इस तरह से, ये था E प्लस S, यहां है K1 और ये है K2, ये क्या बना, ES, और ये किसमें चेंज हो गया, प्रोडक्ट, ठीक है, और ये क्या था, K2। तो DES अपॉन DT इस कॉम्प्लेक्स के
बनने का रेट टाइम के साथ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है, ई और एस। इसके अलावा अगर आप इसके डिकम्पोजिशन या कहें डिसअपियरेंस देखें कि ये किसके, इसके डिसअपियरेंस रेट देखें तो वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर हम इस तरफ चलें, डिसअपियर इस तरफ हो रहा है या उस तरफ हो रहा है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना, ई एस या माइनस डी एस अपॉन डी टी इक्वल टू के टू ई एस। एक तो ये हो गया। और तीसरा अगर आप देखें कि इसके डिसअपियरेंस का जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फिर ई एस है, लेकिन यहां पर हम ऐसा लिखेंगे अपॉन डी टी इक्वल टू के थ्री ई एस। यहां तक बात समझ में आ गई। इसके बनने का अपीयरेंस रेट जो है वो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस तरफ, मतलब यहां पर हमारा क्या आ गया। और आगे हम बढ़ा दें इसको तो हम ऐसा लिख सकते हैं, इसको यहीं पे लिख दे रहा हूं मैं, डी ई एस अपॉन डी टी इक्वल टू आप लिखेंगे केवल ई और क्या एस। ये पहला रेट बता दिया इसका अपीयरेंस रेट। ये है इनके डिसअपियरेंस रेट ई एस का। क्यों? क्योंकि इस तरफ रिवर्स हो तो भी डिसअपियर होगा, उस तरफ चले तो भी डिसअपियर होगा। तो कुल मिलाकर अगर हम ये कहें कि टोटल नेट रेट क्या हुआ, नेट रेट, तो हम ऐसा लिखेंगे डी ई एस अपॉन डी टी इक्वल टू केवल, ठीक है, ये हो गया ई एस माइनस के टू ई एस माइनस के थ्री ई एस। यही हुआ ना कि इसका जो टोटल इसका नेट रेट हुआ इसके फॉर्मेशन का, तो ये इसके अपीयरेंस रेट, इसके तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है। बाकी इन दो की जगह तो ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब कहें कि डिसअपियर हो रहा है, तो हम ऐसा टोटल लिख सकते हैं। यहां तक बात समझ गए हो गया। अब देखो और आगे बढ़ते हैं हम, तो यहां तक आप समझ गए ना कि यहां पर अपीयरेंस रेट, यहां पर डिसअपियरेंस रेट, नेट रेट जो है वो ये होगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं इसके बाद। अब हम एक होता है स्टडी स्टेट लॉ, स्थिर अवस्था नियम। देखो स्टडी स्टेट लॉ ये कहता है कि इसका जो कंसंट्रेशन है वो टाइम के साथ कांस्टेंट रहेगा अगर ये बनता रहे और ये प्रोडक्ट में चेंज होता रहे। तो इस तरह से हमें क्या करना है कि डी ई एस डी टी ये क्या हो गया हमारा जीरो, तो हम लिखेंगे जीरो इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा के ई और ये हो गया एस माइनस के टू ई एस माइनस के थ्री ई एस। यहाँ तक बात समझ गए ना। या हम ऐसा ले लें केवल ई एस इक्वल टू, हमारे पास क्या बचा के टू ई एस प्लस के थ्री ई एस, या और ले लें केवल ई एस ऐसा, तो यहां जाएगा के टू के थ्री ऐसा लिख दें, और हमारे पास क्या बचा यहाँ पर ई एस। यहां तक बात समझ में आ गई ना। तो हम इसको और आगे बढ़ा दें, तो ई एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो यहां पर, तो हमारे पास ई एस ये निकला क्या, केवल ई एस अपॉन, यहां पर क्या बचा आपके पास केवल, तो ये हो जाएगा के टू प्लस क्या, यहां तक बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। मैं और आगे बढ़ता हूं, तो यहां तक बात समझ गए ना कि स्टडी स्टेट लॉ ये कहता है कि टाइम के साथ इसकी कंसंट्रेशन जो है चेंज नहीं होगी। इसका मतलब है ये जीरो रखेंगे तो हमारे पास ये आ गया ई एस का इक्वेशन, हम इसे मिटा दें। अब आगे देखो और देखते हैं। अब यहां ध्यान से सुनो कि ये जो ई है ये एक्चुअल में वो फ्री कंसंट्रेशन, मतलब यहां पर ये जो ई है ये है फ्री कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम which combine with substrate। तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना, E इक्वल टू क्या होगा, जो हमारे पास टोटल एंजाइम है उसमें से हम किसको माइनस कर दें, जो कंबाइंड हो चुका है एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ, उसको अगर हम टोटल एंजाइम कंसंट्रेशन से माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा E। तो ये इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया। तो ये इक्वेशन नंबर हम फोर्थ ले लें।
और इसकी वैल्यू को हम ई में यहाँ पर पुटअप करें, तो हम लिखे यहाँ पर कि फ्रॉम इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन है हमारा, थर्ड, एंड क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, फोर्थ। तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्या, ई एस इक्वल टू, यहाँ हमारे पास K1 है, हम इसकी जगह पर क्या रख सकते हैं, ई नॉट माइनस ई एस, यही हो गया ना, और इसको हम ऐसा लिख दें, और बचा क्या बाद में यहाँ पर एस, और अपॉन में आपके पास क्या है K3, मतलब K2 और प्लस क्या K3। यहाँ तक बात समझ गए ना, मतलब ये वैल्यू को उठा के मैंने इसकी जगह पर पुटअप कर दिया, ये बन गया। और आगे बढ़ा दें हम इसको, देखो अब आगे क्या बन जाएगा ये इक्वेशन। तो हम अगर देखें तो हमारे पास आ जाएगा ई एस इक्वल टू, देखो इस K1 को इसमें इंटू करें और इसको भी इसके साथ इंटू करें, तो हो जाएगा K1 ई नॉट और एस, फिर इसको उठा के इसमें मल्टीप्लाई करें माइनस K1 ई एस और यहाँ पर एस, अपॉन में क्या हो गया बच्चों K2 प्लस क्या K3। यहाँ तक बात समझ में आ गई। इसको उठा के इसके साथ ले लो, तो यहाँ हो जाएगा ई एस, ये यहाँ आ गया तो हो जाएगा हमारे पास क्या K2 प्लस क्या K3, तो यहाँ क्या बचा आपके पास K1 ई नॉट एस माइनस K1 ई एस और यहाँ पर क्या एस। यहाँ पर बात समझ गए ना। अब आप यहाँ पर इस टर्म को और इस टर्म को ऐसे ले लो कि ई एस कॉमन हो जाए, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, ई एस K2 प्लस K3, यहाँ आ गया ना बच्चों, ये हो गया, और यहाँ ये माइनस था यहाँ प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा K1 ई एस एस इक्वल टू K1 ई नॉट और क्या एस। इसमें से आप ई एस को कॉमन ले लो, तो आपके पास क्या बचा, देखो यहाँ पर K2 प्लस K3, ठीक है, प्लस K1 और यहाँ पर S इक्वल टू हो गया K1 ई नॉट और ये क्या ES। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब आप ES क्या लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ से ये इसको मिटा देता हूँ, आप यहाँ से ये समझ गए होंगे कि इसमें मैंने ES जो है वैल्यू रख दी है, मतलब E की जगह पर थर्ड और फोर्थ को कंपेयर करके इसको और सॉल्व किया, ये आ गया। अब हम देखो इसको और आगे सॉल्व करें, तो अब हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी, तो ये इक्वेशन आ गई हमारे पास ES इक्वल टू, हम लिखेंगे K1 E नॉट यहाँ पर S अपॉन में क्या हो गया बच्चों, देखो यहाँ आ जाएगा क्या K2 प्लस K3, यही है ना, प्लस K1 और क्या S। तो ये जो इक्वेशन निकला, ये इक्वेशन नंबर हमारे पास थी, तो ये हो गया मान लो फिफ्थ। अब हम जानते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट जिसमें हमने लिखा है v इक्वल टू K3ES, ये ES यहाँ पर हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो अब देखो क्या रेट बन जाएगा हमारे पास इक्वेशन का, तो हम लिख सकते हैं v इक्वल टू, ये हम इक्वेशन नंबर, आप इसमें ES की वैल्यू पुटअप कर दें तो लिखेंगे K1 E नॉट S अपॉन में क्या आ जाएगा K2 प्लस K3 और प्लस K1 और यहाँ क्या S। हम इनमें, ठीक है, और यहाँ हमारा K3 तो रहेगा ही रहेगा, मतलब K3 ES की वैल्यू हो गई ये K2 और ये हो गया। अब हम और आगे बढ़ जाएं, इसको थोड़ा और बढ़ा दें, तो फाइनल इक्वेशन आ जाएगा हमारा, जो कि हमारी एंजाइम कैटालिसिस का एक रेट लॉ इक्वेशन है, या कहें कि एक हमारा पूरा काइनेटिक्स से रिलेटेड इक्वेशन है। तो देखो हम इसको ऐसा नहीं लेंगे, इस इक्वेशन को K1 से डिवाइड कर दें, तो B1 इक्वल टू हम K3 इंटू K1 अपॉन K1, और यहाँ पर आपके पास क्या है E नॉट और S अपॉन K2 प्लस K3 अपॉन K1, ये एक रिलेशन है, प्लस यहाँ पर आ जाएगा K1 अपॉन K1 और यहाँ पर क्या था S।
यहां से ये कट गया और एक रिलेशन है K2 प्लस K3 अपॉन K1 इक्वल टू K1, ये सॉरी Km को बोलते हैं माइकल्स मेंटेन, ठीक है, कांस्टेंट। तो हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं K3 E नॉट S अपॉन Km प्लस और ये क्या S, यही है, ठीक है। इसको बोलते हैं, ये रेट है, इसको बोलते हैं कि इक्वेशन फॉर रेट ऑफ एंजाइमेटिक, ठीक है, कैटेलाइज्ड रिएक्शन। हम इसको थोड़ा और बढ़ा सकते हैं, यहां तक बात समझ गए होंगे आप कि इस तरह से ये जो इक्वेशन है यही है एक इसकी काइनेटिक्स का इक्वेशन, एंजाइम काइनेटिक्स का इक्वेशन, इसे माइकल मेंटेन इक्वेशन भी क्या कहते हैं, इक्वेशन भी। तो यहां तक आप इक्वेशन अच्छी तरह समझ गए होंगे। देखो हम इसको एक इक्वेशन में और चेंज कर सकते हैं, कैसे चेंज कर सकते हैं, देखो कि K3 E नॉट ये था V मैक्सिमम, था ना, इक्वेशन नंबर 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 2 ये जो भी था वहां पर आप देखो लिखा है एक जगह ये है, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं V इक्वल टू V मैक्सिमम, ठीक है, और यहाँ क्या S अपॉन Km प्लस क्या S, तो इसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ तक बात समझ गए होंगे आप अच्छी तरह से।